नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना में अपराध का हिस्सा कम है, लेकिन रिश्तों को कलंकित करने वाली ये ऐसी घटना है जिसमें अपराध ही अपराध दिखाई देता है। हुआ कुछ यूं कि हरियाणा के पंचकुला में 16 अक्टूबर 2025 को सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में पंजाब के पूर्व डीजी मोहम्मद मुस्तफ़ा और पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, ये पति पत्नी हैं, इनके बेटे अकील अख्तर की अस्पताल में मौत हुई। खबर तुरंत पहुंच गई क्योंकि अकील अख्तर साहब का पंजाब में बड़ा नाम है, बड़ा उनकी राजनीति में बहुत पहुंच भी थी और ख़ुद भी वो और उनकी पत्नी इलेक्शन लड़ा करती थी। खुद भी इलेक्शन लड़े थे, अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन राजनीति में बहुत एक्टिव थे, बहुत राजनीति में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे अपने रिटायरमेंट के बाद। इसलिए परिवार के दोनों ये पति पत्नी, ये जोड़ी राजनीतिक रूप से भी, और चूंकि वो पंजाब के पूर्व डीजी मानवाधिकार पद से रिटायर हुए थे, इसलिए उनको लोग जानते थे। उनके बेटे की खबर आग की तरह पंजाब में फैल गई। घर वाले ये कहते रहे कि साहब ये नशे का आदी हो गया था और नशे की ओवरडोज की वजह से ही इसकी मृत्यु हुई है। लेकिन कुछ लोगों ने वहीं पर मौके पर ही, अस्पताल के बाहर ही, इसके इतर दूसरी बातें करनी शुरू कर दी। लिहाजा पुलिस ने पोस्टमार्टम भी करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। परिवार का मामला था, बेटे की मृत्यु हुई थी। पति पत्नी दोनों बहुत अच्छे पोजीशन होल्डर थे। पति रिटायर्ड डीजी था, पत्नी रिटायर्ड मंत्री थी। इसलिए इसमें कंट्रोवर्सी होना लाजमी था। अचानक 27 अगस्त को मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब के एक पड़ोसी शमशुद्दीन ने पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी और उसमें तमाम आरोप लगाए। उसके बाद उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शमशुद्दीन ने, और उसमें मृतक अकील अख्तर यानी डीजी साहब के बेटे का एक वीडियो भी वायरल किया। सबको सुनाया, सबको बताया, उसकी डिटेल्स भी बताई। कुछ लोगों को, नज़दीकी लोगों को तो ये जानकारी थी कि इस तरह का वीडियो, उसने खुद अपना ही वीडियो, मृतक ने अपना ही वीडियो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे शेयर किया था। लेकिन ये सोचकर कि वो नशे का आदी है या इस तरह की कोई बात है, बहुत आगे तक ये बात बढ़ी नहीं थी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये वीडियो सबको सर्कुलेट की गई तो उसमें तमाम गंभीर बातें भी बताई गई थी। बेटे ने बहुत ही गंभीर आरोप भी अपने पिता पर और माँ पर लगाए थे। वीडियो में मौत को एक साजिश बताया गया। पंजाब के मालेरकोटला के मॉडल टाउन निवासी शमशुद्दीन चौधरी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अकील ने अपनी मौत के पहले एक वीडियो जारी करके अपने पिता, पूर्व डीजीपी, पत्नी और मां पर अवैध संबंधों के आरोप लगाए थे। इसके बाद परिवार ने उसे फंसाने और मारने की साजिश रची थी। शमशुद्दीन का ये कहना है कि इस वीडियो के जारी होने के तुरंत बाद ही बेटे को परेशान किया जाने लगा और शायद इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के कारणों की जांच के लिए उसने पुलिस कमिश्नर को भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामान्य लोगों को भी से अपील की कि इसकी जांच होनी चाहिए। शिकायतकर्ता शमशुद्दीन का कहना था कि अकील अख्तर ने वीडियो में आशंका जताई थी कि उसकी हत्या की जा सकती है।
अब उसकी अचानक मौत हो गई। और जितनी आशंकाएं उसने अपनी उस वीडियो में बताई थी वो सही साबित हुई। ये मामला साफ तौर पर फाउल प्ले का है, यानी संदिग्ध मृत्यु का है। ऐसा उस पड़ोसी, पंजाब के उस पड़ोसी मलेरकोटला का शमसुद्दीन, ऐसा उसका कहना है। कमिश्नर से उसने निष्पक्ष जांच की मांग की है। अपनी शिकायत में ये कहा है कि मौत की व्यापक जांच की जाए, और उसने उसको स्पेसिफाई किया कि जिसमें सोशल मीडियाज़ वीडियो, अकील अख्तर के सोशल मीडियाज़ पोस्ट, अकील अख्तर की उन पोस्ट पर दिए गए कमेंट या उसकी रिप्लाई, डिजिटल एविडेंसेस और अकील की खुद की और उससे संबंधित सारे लोगों की सीडीआर एनालिसिस, और अंत में उसने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन सबको जांच में शामिल किया जाए। उसने स्पेसिफाई इसलिए किया कि पुलिस की जांच है, इनका बयान लिया, उनका बयान लिया, उन्होंने कहा गलत है, झूठ है, और फिर जांच सबमिट हो गई। उसने स्पेसिफाई किया कि जांच में इन चीज़ों को शामिल करके इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। अब वीडियो तो शायद मेरे लिए प्ले करा पाना मुश्किल हो, मृतक का वीडियो है, लेकिन उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले वो ये कहता है कि आज 27 अगस्त 2025 है, अकील अख्तर यानी जो बाद में मर गया, मृतक, ताकि कोई संशय न हो। लोग जैसे ही किसी का वीडियो प्रसारित होता है, वायरल होता है किसी भी आदमी का, तो वो कह देता सब ये पहले का वीडियो है, ये तो बड़ा पुराना वीडियो चल रहा है, ये ऑडियो चल रहा है। तो उसने शुरुआत ही इससे की कि आज 27 अगस्त 2025 है, और ये वीडियो 6 मिनट 11 सेकंड का था। उसने लिखा कि, और ये सोशल मीडिया अकाउंट में 27 अगस्त को ही उसके जितने सोशल मीडिया अकाउंट हैं उसमें उसका अपना ये वीडियो सब जगह पोस्ट किया हुआ है। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि बाद का था, कि पहले का था, कि फर्जी था, क्योंकि उसके आने के बहुत बाद 16 अक्टूबर को उसकी मृत्यु हुई थी। तारीख बताने के बाद वो आगे कहता है कि मैं अपने रिकॉर्ड के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि उसे कहीं न कहीं कोई बात उसके मन में खटक रही थी, उसका मन उद्वेलित था, या हो सकता है वो नशे में भी हो, लेकिन नशे में भी बातें वही जिसकी धुन सवार होती है या जो बैक ऑफ द माइंड में रहता है उसी की बात की जाती है। लिहाजा वो कह रहा था कि मैं अपने रिकॉर्ड के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैंने 1.5 साल पहले अपने डैड और मेरी वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया था। देखिए, बहुत ही गंभीर बात उसने कही कि उसकी पत्नी और उसके पिता यानी डीजी साहब मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, इनका अफेयर उसने डिस्कवर किया। मुझे ये पहले ही पता लगाना चाहिए था। हालांकि शादी के 1 साल बाद 2018 में मैंने इन दोनों को ड्रेसिंग रूम के पास पकड़ लिया था, लेकिन मेरा बाप भाग गया। जैसे ही ये बात मैंने कहनी शुरू की, उसने मुझे डिटेन कराया और कहा कि हम झूठा केस करेंगे। अकील वीडियो में आगे कहता है कि इसके बाद उसने मुझे पकड़वाया, डिटेन कराया। मैं मेंटली बहुत प्रेशर में हूँ। मेरे को लगता है कि आज फिर मेरे ऊपर झूठा केस करेंगे। उसके कहने का आशय शायद ये था कि मैं चूँकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे पोस्ट करूँगा, तो फिर वो मेरे ऊपर कोई झूठा केस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये एक बार मेरे ऊपर इस तरह का केस करने की बात ट्राई कर चुके हैं। एक मामले में इन्होंने झूठा पर्चा करा दिया था। झूठा पर्चा का मतलब झूठी शिकायत, और जो लीगली इंटरटेन की गई थी।
ऐसा उन्होंने करा दिया था, जबकि एसएचओ और कमिश्नर ने कहा था कि पर्चा मत करो, यानी ये शिकायत मत करो, एफआईआर के लिए शिकायत मत करो, ये टिक नहीं पाएगा। मेरी माँ, मेरी बहन मेरे डैड के कमरे में बैठ के बात कर रहे थे कि इसका कुछ इंतज़ाम करो। पंचकुला में इनकी चल नहीं पा रही क्योंकि यहाँ की पुलिस इनके अंडर में नहीं आती। यह बात कर रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद मैं इसका फैसला करूँगा। मुझे कहते थे कि तेरा करेक्टर मैं इस्टेब्लिश कर दूँगा। ये उसने वीडियो में कहा है। वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी, आप चाहें तो इसे खुद भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अकील अपने उस वीडियो में आगे कहता है कि बहन शादी करना चाहती थी, घरवाले इस शादी के खिलाफ थे। वीडियो में अकील ने अपनी बहन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि बहन घर छोड़कर किसी के साथ चली गई थी। उसने कहा मेरी बहन वो किसी से शादी करना चाहती थी, जबकि घर वाले उस आदमी से या उस लड़के से शादी करने के खिलाफ थे। मेरे घर वाले उसको पसंद नहीं करते थे। मैं उस समय 2012 में सोनीपत में लॉ कर रहा था। मैं ये नहीं जानता, मुझे ये नहीं पता कि उसको पैसा कहाँ से मिलता था, कौन उसे पैसा देता था। फिर आगे वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए मैंने बताया कि वो 6 मिनट 11 सेकंड का वीडियो था। उसने स्पष्ट कहा कि पत्नी की शादी मेरे साथ नहीं, मेरे डैड के साथ हुई थी। किसी पिता के, किसी बेटे के लिए अपने पिता पर इससे गंभीर इल्ज़ाम, इससे गंभीर आरोप नहीं हो सकते। बहरहाल उसने ये बात कही। मैंने मेरी वाइफ और मेरे डैड का जो अफेयर डिस्कवर किया, मैं उससे दावे से कह सकता हूँ कि उसकी शादी मुझसे नहीं, मेरे डैड से हुई थी। हालांकि मैं ये नहीं जानता कि मेरे वाइफ के साथ उसका ये अफेयर किस तरह का था। मैं ये नहीं जानता, मुझे पहले ये पता लगा लेना चाहिए था। मैं दिल से सोचता हूँ, मैं इसको लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। मैं इसके बाद लगातार सोचता रहता हूँ। मुझे इसको लेकर चिंता भी नहीं होती, चिंता भी होती, इसको लेकर मुझे चिंता भी होती है। इसने मुझे शादी की पहली रात को टच भी नहीं करने दिया। सुबह मैंने उससे पूछा कि सुबह मैंने इससे पूछा कि नहा लिए क्या, तो वो बोली मेरे साथ नहाना था क्या। इस तरह का उल्टा जवाब उस दिन, जिस दिन उसकी फर्स्ट नाइट थी, ऐसा वो कहता है। इसके बाद उसने कहा कि मेरी उससे लड़ाई हुई, मैं अपने रूम में आया, और फिर तमाम ऐसी बातें जो सार्वजनिक मंच पर नहीं की जानी चाहिए, ये भी उसने कहा उसमें। फिर वो कहता है कि बिना मुझसे पूछे मुझे रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया। आगे कहता है कि मुझे ज़बरदस्ती रिहैब सेंटर में रखा गया, जबकि मैं पहले ही रिहैब सेंटर से होकर आया था। मैं बिल्कुल क्लीन था। इसका पता वहाँ के रिकॉर्ड से पता हो सकता है। मैं नशे में बिल्कुल नहीं था। मुझे डॉक्टर को भी नहीं दिखाया गया। जब मैंने रिहैब सेंटर में अपनी फीलिंग्स शेयर की तो ये बात मेरे घर वालों को पता चल गई। उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। 2-3 महीनों बाद जून में घर वालों ने आरोप लगाया कि तुम्हारे गैंगस्टरों के साथ संबंध हैं, जबकि मैं उस समय अपनी बुक पढ़ रहा था और उसी समय इंस्पेक्टर आता है और मुझे उठाकर ले जाता है। पंजाब पुलिस आती है, मुझे हरियाणा से उठाकर ले जाती है। मेरे लॉ के एग्ज़ाम्स हैं, मेरी गैस एजेंसी है। मैं उसके पैसे मुझे नहीं देते। अकील ने वीडियो में आगे कहा कि पंजाब स्टेट मशीनरी का यूज़ करके मुझसे इन सभी चीज़ों से, यानी गैस एजेंसी और बाकी जो प्रॉपर्टी से जो हमें पैसे मिलते हैं, वो मुझसे छीन लिया जाता है। पापा ये कहते हैं, डैड ये कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम हम तेरे हाथ में कैसे दे दें, तू नशा कर लेगा। मैंने कभी भी अपने घर वालों से अपना कोई हिस्सा नहीं मांगा, जबकि मलेरकोटला में ये कह रहे हैं कि ये तो पागल हो गया है। मेरा बिना परीक्षण किए
मुझे पागलों वाली दवाइयाँ खिलवा दी गईं। मुझे उल्टा पुल्टा बोलते हैं, धक्का देते हैं। मेरे पास इनके वीडियो भी हैं। आगे अपनी बहन को लेकर वो आपत्तिजनक टिप्पणी करता है और वो कहता है कि मुझे डराते हैं कि तूने कुछ किया तो मैं तुझे रेप के केस में फंसा दूंगा। इतनी बात वो 6 मिनट 11 सेकंड के अपने वीडियो में कहती है। कहने को उसने सब कह दिया, इससे खराब आरोप नहीं हो सकते। लेकिन उसने कहा और ये कहा कि मैं बिल्कुल नशे में नहीं हूँ और जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल होशो हवास में कह रहा हूँ। इस तरह की बातें उसने की हैं। अब उसकी मौत क्यों और कैसे हुई? अकील ने गुरुवार यानी 16 अक्टूबर 2025 को करीब रात 9 बजे के आसपास पंचकुला में दवा की ओवरडोज लेने की बात कही जाती है। पुलिस को और उससे मृत्यु होना बताया जाता है। पुलिस को दिए गए बयान में परिवार के सदस्यों ने बताया, अकील जिसकी उम्र 35 साल थी ने 16 अक्टूबर 2025 को किसी दवा का सेवन किया था। परिवार के लोगों को वो बेसुध हालत में मिले। इसके बाद उपचार के लिए उन्हें सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। मौत के बाद शव को हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 6 स्थित सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब सहारनपुर के रहने वाले हैं, इसलिए परिजन अकील के शव को सहारनपुर ले गए, जहां नमाज जनाजा के बाद उसको सुपुर्द खाक किया गया। अकील हाई कोर्ट में वकील था। पिता साल 2021 में पंजाब के डीजीपी मानवाधिकार पद से रिटायर होने के बाद कांग्रेस में सक्रिय हो गए थे। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी काफ़ी नज़दीकियां रहीं। वो सिद्धू के सलाहकार भी रह चुके थे। पुत्रवधू जैनब को उन्होंने पंजाब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी बना दिया था। करीब 4 साल पहले जैनब अख्तर को पंजाब वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया था। ये नियुक्ति उस समय काफ़ी सुर्खियों में थी। उस वक्त पंजाब वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन का पद 1 महीने से खाली था। जैनब अख्तर की नियुक्ति शनिवार यानी छुट्टी वाले दिन हुई थी। उसका नाम वक्फ बोर्ड के मेंबर एजाज आलम ने पेश किया था, जिसका अब्दुल वाहिद ने समर्थन किया था। ये सभी कांग्रेस से संबंधित लोग थे। अकील अख्तर यानी उस मृतक बेटे की मां रजिया सुल्ताना कांग्रेस की चन्नी सरकार में कैबिनेट मंत्री रही थी। रजिया को कांग्रेस ने 2022 में अपना प्रत्याशी बनाया था। मलेरकोटला के विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के मोहम्मद जमीलुर रहमान ने कांग्रेस की रजिया सुल्ताना को 21,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया था। 1985 बैच के आईपीएस मोहम्मद मुस्तफ़ा ये मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बड़े करीबी रहे थे, मगर धीरे धीरे दोनों के बीच विवाद बढ़ा था और ये सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आए जब उन्होंने पंजाब के तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि उन्हें डीजीपी न बनाए जाने के लिए अमरिंदर सिंह ने साजिश रची थी। वो खुद को कहते हैं कि मेरे जैसा निडर, देशभक्त, राष्ट्रवादी और खुददार व्यक्ति की खुददारी पर चोट की गई। मुस्तफ़ा अपने से जूनियर दिनकर गुप्ता को पंजाब का डीजीपी बनाए जाने से सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। आज की घटना, पैसा, रुतबा, राजनीति, महिला और महत्वाकांक्षा, इस पूरे प्रकरण में इन्हीं सब का कॉकटेल है। क्या? पैसा, रुतबा, राजनीति, महिला और महत्वाकांक्षा। इस कॉकटेल ने बहुतों का करियर, राजनीति और पैसा बर्बाद किया है। सड़क पर आ गए हैं लोग। राज्य के डीजी थे, इसलिए रुतबे में कोई कमी नहीं थी। 2 मुख्यमंत्रियों के बड़े नज़दीकी थे, इसलिए उनकी पहुंच में कोई कमी नहीं थी। पत्नी मंत्री तक बनाई गई थी, इसलिए
राजनीति से सीधा सीधा संबंध था, या डीजी साहब ने उसको इस पद तक पहुंचा दिया। बेटा नशे का आदी हो गया। पंजाब में नशा, आप समझ ही रहे हैं। फिर भी उसकी शादी की। ये सारी परिस्थितियां इस ओर इशारा करती हैं कि बेटे ने वीडियो में जो कुछ कहा है उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर होगी। जब पति नशे का आदी हो जाए, किसी काम का न रह जाए, तो पत्नी के सामने दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो मायके चली जाए या फिर ससुराल में ससुराल वालों की शर्तों पर रह जाए, या मतलब रुक जाए, लेकिन शर्तें उसमें ससुराल वालों की हों, या यूँ कहें कि ससुरालियों के रहमो करम पर वो ससुराल में रह जाए। उसने ससुराल में ही रहना चुना, कोई भी कारण हो सकता है। ससुराल में पैसा था, इज्जत थी, शोहरत थी, सास ससुर दोनों प्रदेश के नामी गिरामी लोग थे। ऐसे में डीजी साहब या अकील की पत्नी का बहक जाना नितांत स्वाभाविक या लाजमी लगता है। मैं ये नहीं कहता कि बेटे ने वीडियो में जो कहा वो सब सही कहा होगा, पर एकदम से झूठ भी नहीं है। वो परिवार से टूट चुका था। एडिक्शन में जब परिवार को साथ खड़ा होना चाहिए था, या परिवार और खासकर पिता को उसके साथ होना चाहिए था, उस समय उनके पिता और परिवार के दूसरे लोग भी तमाम आरोप उस पर लगाते रहे, उसे परेशान करते रहे। माँ सार्वजनिक जीवन में थी, इलेक्शन लड़ रही थी, मंत्री थी, तो बाकी राजनीतिक व्यक्तियों की तरह उसका भी परिवार के इस झगड़े को छिपाने, ढकने या लोगों की नज़रों से दूर रहने का जैसे सब लोग प्रयास करते हैं, वैसे ही वो बराबर इसी का प्रयास करती रही, और बेटी की कोई मदद वो नहीं करती थी, किसी भी तरह की। शायद इसलिए बेटे ने पिता के अनैतिक काम में माँ के भी सहयोग होने की बात कही है। पड़ोसी ने जो मांग की है कि जांच की जाए, बल्कि उसने उसको स्पेसिफाई भी कह दिया कि पीएम रिपोर्ट, सोशल मीडिया पर वीडियोस, डिजिटल एविडेंसेस और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीवन कंसर्न, इनकी गहराई से जांच की जाए। उसने बड़ा स्पेसिफिक कहा है कि इन सब चीज़ों की गहराई से जांच की जाए। ये मांग या इन जांचों में कोई गलत बात नहीं लगती। मांगें भी जेन्युइन हैं, इन जांचों में सब टेक्निकल जांचें हैं, साइबर के लोग इन जांचों को कर लेंगे। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है ऐसी जांच के होने में। सरकार को जरूर इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और रिश्तों को कलंकित करने वाले आरोपों की सच्चाई सबके सामने आ सके। ये बहुत ज़रूरी भी है। इस तरह के आरोप सामान्य रूप से ऐसे पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ उनके घर वाले नहीं लगाते। बेटा बेटी की बात कर रहा हूँ, घर वालों, पति पत्नी एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन बेटा बेटी इस तरह के आरोप नहीं लगाते हैं। दुनिया जानती है क्या सच्चाई है, लेकिन फिर भी ऐसे आरोप को सार्वजनिक रूप से नहीं लगाते। इसलिए इन आरोपों की जांच करना और उसे सबके सामने लाना नितांत ज़रूरी है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।